सोमा लौटेंगे आपके पास, उस तस्वीर को भी हम वहां पर देखेंगे जरूर आपके जरिए। और बनिहाल से इस वक्त समीर भट्ट भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। समीर, बनिहाल में भी बहुत कड़ा मुकाबला है, कांटे की टक्कर यहां पर देखने को मिल सकती है और कांग्रेस के कब्जे में हमेशा से सीट रही। हालांकि बीच में नेशनल कॉन्फ्रेंस भी आई, लेकिन पहली जीत कांग्रेस ने की, उसके बाद भी कई सारी जीतें यहां पर कांग्रेस के पाले में लगातार आती चली गई। किस तरीके का मुकाबला इस बार बनिहाल में देखने को मिल रहा है, क्या समीकरण वहां पर बनते हुए दिख रहे हैं? देखिए, मैं आपको बता दूं, जो बनिहाल की सीट है ये बिल्कुल एक हाई प्रोफाइल सीट बन गई है और इसमें सियासी तौर पे जो राजनीतिक पहलू है उसके बहुत सारे राजनीतिक पहलू है। देखिए, ये बनिहाल की वो सीट है जहां पे वकार रसूल वानी जो कभी प्रेसिडेंट हुआ करते थे JKPCC के, अभी तकरीबन 1-1.5 महीने पहले उनको हटा दिया गया, उनकी जगह तारिक अहमद हमीद कर्रा को बनाया गया जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस का प्रेसिडेंट। वकार रसूल वानी यहाँ पे नेशनल कॉन्फ्रेंस के खिलाफ लड़ रहे हैं, उस नेशनल कॉन्फ्रेंस के खिलाफ लड़ रहे हैं जो नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस के साथ बाकी सीटों पे मैक्सिमम सीटों पे अलायंस में है। लेकिन बनिहाल के साथ साथ भद्रवाह, डोडा और कश्मीर की 2 सीटें, 5 ऐसी सीटें हैं जहां पे फ्रेंडली कंटेस्ट है। फ्रेंडली हम ये नहीं कह सकते कि फ्रेंडली, ये तो वो लफ्ज ही कह रहे हैं कि हम फ्रेंडली, लेकिन अलायंस के लोग आपस में ही लड़ रहे हैं। और बनिहाल में वकार रसूल वानी जैसे कदावर नेता जो मिनिस्टर रहे, जो कि PCC के चीफ रहे और जो पार्टी में एक बड़े चेहरा है, उनको अपनी पार्टी ने यहाँ पे अलायंस के एक मुकाबले में उतारा है, नेशनल कॉन्फ्रेंस के खिलाफ उतारा है। उससे वकार रसूल वानी पहले से ही नाराज थे और उन्होंने जब कैंपेनिंग शुरू की तो उन्होंने हमला बोल दिया नेशनल कॉन्फ्रेंस पर और ये कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो एक करप्ट भ्रष्ट पार्टी है, उन्होंने यहाँ पे मिलिटेंसी लाई है। तो उसके बाद जो सज्जाद शाहीन है जो कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता है, जो कैंडिडेट है, उन्होंने भी काउंटर अटैक किया। तो जो ये लड़ाई है, बनिहाल की लड़ाई, ये एक दिलचस्प लड़ाई है, बड़े कांटे की लड़ाई है। इसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस के साथ तो लड़ रही है, लेकिन PDP भी अपना एक जबरदस्त यहाँ पे टक्कर दे रही है और BJP ने भी अपना कैंडिडेट उठाया। टोटल 7 कैंडिडेट है, 1,26,000 वोटर है बनिहाल कॉन्स्टिट्यूंसी में। और थोड़ा व्यू दिखाना चाहूंगा ये बनिहाल का, जहाँ पे वकार रसूल वानी कुछ देर के बाद यहाँ पे वोट डालने आएंगे और यहाँ पे 1,26,000 वोटर है टोटल का, अगर हम बात करें पूरे बनिहाल कॉन्स्टिट्यूंसी में, जिसमें 65,000 के करीब मेल है और 61,000 के करीब फीमेल है। सबसे दिलचस्प बात है कि बनिहाल कॉन्स्टिट्यूंसी जो है, रामबन डिस्ट्रिक्ट में जो कॉन्स्टिट्यूंसीज है उसमें सबसे बड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी यही बनिहाल की कॉन्स्टिट्यूंसी। और जहां पोलिंग बूथ जहां पे मैं हूं, यहां पे तकरीबन 735 वोटर हैं। हालांकि अभी वोटर यहां पहुंचे नहीं है, 7 बजे के करीब वोटर पहुंचेंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं, बड़ा दिलचस्प मुकाबला है नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का। बाकी जगहों पे जरूर समझेंगे, क्योंकि भले ही जहां भी आप मौजूद हैं वहां अभी मताधिकार की तस्वीर नजर नहीं आ रही है, लेकिन जो तस्वीर इस वक्त आपके सामने है, 7 बजे से वोटिंग शुरू होनी है और उससे पहले ही देखिए किस तरह से जम्मू और कश्मीर की ये वो जनता है जो अपने अधिकार को लेकर इस वक्त पूरी जिम्मेदारी के साथ ही सुबह सुबह पोलिंग बूथ पर मौजूद है। और शिवानी, यकीनन ये तस्वीर ये बताती है कि कितना जरूरी है सिर्फ कहना ही नहीं कि क्या बदलाव चाहिए, क्योंकि अब जम्मू कश्मीर में जब जनता से बात की जाती है तो वो विकास चाहते हैं, बिजली चाहते हैं, रोजगार चाहते हैं, नौकरियां चाहते हैं और वो रूपरेखा चाहते हैं जो घाटी में और ज्यादा अमन चैन शांति के साथ विकास यहां पर करे। तो जम्मू क्षेत्र के 3 जिलों की 8 सीटों के लिए वोटिंग और कश्मीर घाटी के 4 जिलों की 16 सीटों की वोटिंग के लिए अभी से यहां लंबी लंबी कतारें नजर आ रही हैं। तो सुबह 7 बजे से ही ये लंबी कतार आप देख रहे हैं और 7 बजने में भी अभी वक्त है, लेकिन उससे पहले लोग वहां पर पहुंच चुके हैं। सपना इस वक्त हमारे साथ लगातार जुड़ी हुई हैं, पंपोर में इस वक्त मौजूद है। सपना, क्या तस्वीर वहां पर, क्योंकि देख रहे हैं हम अभी से लोग पहुंचने शुरू हो गए हैं और आपने जब इससे पहले तस्वीर दिखाई तो महिलाएं पहले ही आकर वहां पर बैठ गई हैं। बिल्कुल, और ये अच्छी तस्वीर है, ये एक हेल्दी लोकतंत्र के लिए बहुत ज़रूरी तस्वीर है कि इतना मतदाता जागरूक हो। मैं आपको यहाँ की तस्वीरें दिखाऊं, इसके साथ में मैं यहाँ का मुकाबला भी आपको बताती हूँ। यहाँ से अहमद मीर जो हैं मुकाबले में है, NC के पास में ये सीट है और नेशनल कॉन्फ्रेंस और PDP के बीच में मुख्यतः मुकाबला है। NC जस्टिस हसनैन मसूदी और PDP जहूर अहमद मीर यहाँ से पहले भी देखिए सांसद रह चुके हैं। और इसी के साथ में यहाँ, क्योंकि हम जो है ना इंडिपेंडेंट की बहुत बात कर रहे हैं
शिवानी, हमने कल जब एलजी से बात की तो उनसे भी हमने इस बात पर जानने की कोशिश की कि इस बार के चुनावों में इतने ज्यादा इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स क्यों हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा ये इसलिए क्योंकि ये नया कश्मीर गढ़ा गया, नया जम्मू कश्मीर गढ़ा गया, जिसमें हर कोई अपने लोकतंत्र में इतनी भागीदारी दे रहा है कि वो इंडिपेंडेंटली भी चुनाव लड़ रहा है। और शायद इसीलिए आप देखिए 40% इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है। और खुद इस सीट पर भी मैं अगर बात करूं, इस सीट पर भी बहुत सारे इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हैं जो मैदान में उतरे हैं। अरशद अहमद जम्मू कश्मीर अवाम नेशनल कॉन्फ्रेंस के, परवेज हाजिम जम्मू एंड कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी के, सैयद शौकत गयूर अंद्राबी बीजेपी से। बहुत खास इंफॉर्मेशन यहाँ पर आप दे रही हैं क्योंकि श्रीनगर शहर से सटी हुई इसी सीट पर जहां पर हमारी सहयोगी सपना मौजूद है, 14 उम्मीदवार किस्मत आजमा रहे हैं। कड़ी टक्कर है, बड़ी भूमिका निर्दलियों की नजर आ सकती है। 219 उम्मीदवार, 90 निर्दलीय, साथ ही 23 लाख से ज्यादा मतदाता शिवानी आज तय करने वाले हैं उम्मीदवारों की। और ये बदलती हुई तस्वीर है सबीना जम्मू कश्मीर की, क्योंकि धारा 370 हटने के बाद ये पहली बार विधानसभा चुनाव वहां पर हो रहे हैं। और चुनावों के लिए मतदान से पहले उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत की। और इस बातचीत में उन्होंने कहा कि पिछले 4-5 सालों में जो बदलाव हुए हैं उससे आवाम में आस्था जो है, वो लोगों की जो आस्था है वो लोकतंत्र में और ज्यादा बढ़ी है। जम्मू कश्मीर लोकतंत्र का पर्व मनाने जा रहा है। 10 साल से वो इंतजार कर रहा था और अब जाकर ये बेला आई है कि वो अपने नए हुक्मरान को चुनेगा। अगर हम बात जम्मू कश्मीर की डेवलपमेंट की करेंगे तो हमें एक शख्स का जिक्र जरूर करना होगा, वो है यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी हमारे साथ है। स्वागत है आपका। और हम चर्चा करेंगे क्योंकि हमने खुद एक हफ्ते से हम यहाँ पर हैं, बदलते हुए कश्मीर को देखा है। सर, वोटिंग होने जा रही है और लोग अब घर से बाहर निकलेंगे। हमने 2019 में बड़ा उत्साह देखा था और तब आपका भी बड़ा योगदान रहा था। क्या मानते हैं विधानसभा चुनाव में भी वैसा उत्साह दिखाई देगा जो लोकसभा में दिखाई दिया था? क्योंकि एक वक्त था जब यहाँ वोटिंग को बॉयकॉट तक कर दिया जाता था। देखिए, मैं थोड़ा आपको संशोधित करता हूँ। एक जो नैरेटिव है कि 10 साल बाद चुनाव हो रहे हैं, ये अर्ध सत्य है। अच्छा। अगर चुनाव नियत समय से होते तो आपको शायद पता हो या न, 2020 में होते। क्योंकि जब संविधान संशोधन हुआ और आपातकाल लगा इस देश में, तो देश की संसद का, माने लोकसभा राज्यसभा का, विधानमंडलों का कार्यकाल 5 साल से बढ़ा करके 6 साल कर दिया गया, लोकसभा और राज्यसभा का। उस समय जो संविधान जम्मू कश्मीर का था, उसमें जम्मू कश्मीर चाहे तो लोकसभा संसद द्वारा पारित अमेंडमेंट्स को स्वीकार करे, चाहे तो न करे। तो देश का अकेला राज्य था जम्मू कश्मीर जहां विधानसभा का कार्यकाल 6 वर्ष था। 14 में चुनाव हुए थे, सरकार बनी थी, 18 में सरकार अल्पमत में आ गई, गिर गई, तो कायदे से चुनाव 20 में हुआ होता। 2019 में 5 अगस्त को एक ऐतिहासिक अमेंडमेंट देश की संसद ने पारित किया और उस अमेंडमेंट के पारित होने के बाद यहाँ असेंबली की सीटें बढ़ गई। तो एक स्पष्टता देश में सबको है कि असेंबली सेगमेंट की बाउंड्री एडमिनिस्ट्रेशन नहीं डिसाइड करता, वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो एक संवैधानिक संस्था है, वो डिलिमिटेशन कमीशन बनाती है। जस्टिस रंजना देसाई की अध्यक्षता में डिलिमिटेशन कमीशन बना। 2022 में उसने काम पूरा किया और 3 बार जम्मू कश्मीर आए, तमाम स्टेक होल्डर से डिस्कशन किया, तो उसके पहले तो चुनाव हो नहीं सकता था। एक और बात जोड़ूंगा कि देश की संसद में जब भारत के गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने 370 और 35A के एब्रोगेशन का बिल लाया था, तो उस समय उन्होंने कही थी, और जो बात कही थी जिस सीक्वेंस में, वही घटित हो रहा है। डिलिमिटेशन फर्स्ट, असेंबली इलेक्शन सेकेंड, एंड देन स्टेटहुड एट अप्रोप्रिएट टाइम। तो जैसा मैंने बताया, डिलिमिटेशन हुआ, 22 में खत्म हुआ नवंबर में। अब मतदाता सूची का पुनरीक्षण बड़ा आवश्यक होता है, क्योंकि 7 साल 8 साल में बहुत सारे लोग मतदाता बन गए थे। लोकसभा चुनाव के साथ हो विधानसभा चुनाव या बाद में हो, ये निर्वाचन आयोग ने फैसला किया कि हम बाद में करेंगे और वो चुनाव हो रहा है।
ये बात प्रधानमंत्री जी ने, गृह मंत्री जी ने बार बार दोहराई कि चुनाव होंगे, चुनाव हो रहे। लोकसभा चुनाव में जिस तरह से मतदान हुआ, जो उत्साह दिखा, 56 पॉइंट से ज्यादा, 58% से ज्यादा एवरेज मतदान हुआ। बहुत अच्छा मतदान प्रतिशत था। और कश्मीर वैली में पर्टिकुलरली 56% से ज्यादा मतदान हुआ, जो 30-35 सालों में नहीं हुआ था। मैं मानता हूं कि विधानसभा चुनाव में उससे भी ज्यादा बढ़ चढ़ करके लोग मतदान करेंगे, क्योंकि पिछले 4-5 वर्षों में जम्मू कश्मीर में जो बदलाव हुआ है, उसके कारण यहाँ के अवाम की आस्था लोकतंत्र में बढ़ी है, जिसका प्रदर्शन उन्होंने लोकसभा चुनाव में किया। और मुझे लगता है विधानसभा चुनाव में भारत के लोकतंत्र में अपनी आस्था यहाँ के मतदाता व्यक्त करेंगे और लोकतांत्रिक मूल्यों में भी अपनी आस्था व्यक्त करेंगे। कुछ लोग हैं जो अभी भी कहते हैं कि नहीं, डर है, दहशत का माहौल है, और वोटर बड़ा ऐसा होता है ना कि अगर आप उसके पास जो जा रहे हैं, जो कह रहे हैं, वो उसको मान लेता है। कुछ लोग हैं जो आज भी उनको धर्म की उस पर लाने की कोशिश कर रहे हैं। आपको लगता है कि यहाँ का वोटर अब इतना सजग हो गया है कि वो इस चमकते हुए कश्मीर को देखेगा तब वोट करेगा, बजाय इसके कि इधर उधर के मुद्दों पर क्या करेगा उसके बारे में टिप्पणी देना ये मेरा दायित्व नहीं, लेकिन वो करेगा। हाँ, वो मतदाता को स्वतंत्रता है इस बात की कि वो क्या फैसला लेगा। लेकिन एक बात आप समझिए कि 11 बजे रात को भी प्रचार हो रहा है। हाँ, देश के बड़े नेता रेस्टोरेंट में जाकर 11:30 बजे भोजन कर ले रहे हैं श्रीनगर में। लोग गले से गले मिल रहे हैं, हाथ से हाथ मिला रहे हैं, सुदूर गांवों तक प्रचार हो रहा है। तो मैं समझता हूं कि ऐसा नजारा यहाँ के लोगों ने पिछले 35 सालों में देखा नहीं था। तो ये इस बात को प्रमाणित करता है कि नहीं, स्थितियों में बड़ा बदलाव हुआ है। आम आदमी की आकांक्षाओं को पूरा करने में प्रशासन को भारत सरकार के नेतृत्व में पिछले 4-5 वर्षों में बड़ी सफलता मिली। सर, लोगों से जब हम बात करें ना, तो जो खासतौर पर युवा रोजगार एक थोड़ी सी समस्या जरूर है। क्या कितने हम आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि आपके नेतृत्व में बहुत आगे कश्मीर बढ़ा, कि कितना कश्मीर में अब तक आ चुका है रोजगार, या बड़े कंपनीज आ रहे हैं, और कितना भी और होना है बाकी? एक बात समझने की है कि रोजगार का मतलब सरकारी नौकरी केवल नहीं होती है, ठीक है ना। जम्मू कश्मीर में गवर्नमेंट सेक्टर ही मुख्य रूप से रोजगार का साधन रहा है, और गवर्नमेंट में एक तरह से ओवर एम्प्लॉयमेंट यहाँ रहा है। मैं ये नहीं कह सकता कि सबकी बेरोजगारी दूर हो जाएगी, न जम्मू कश्मीर में हो सकती है, न देश में हो सकती है, न दुनिया के किसी विकसित देश में हो सकती है। लेकिन पिछले 4-5 वर्षों में जम्मू कश्मीर में सुनियोजित ढंग से प्रयास किया गया कि लोगों को रोजगार के अवसर मिले। क्या क्या अवसर हो सकते हैं? पहला जो स्टैंडर्ड प्रोसीजर है, गवर्नमेंट जॉब्स, 42,000 सरकारी पदों पर पारदर्शी ढंग से मेरिट के आधार पर नौकरियां दी गई हैं। और मैं चुनौती के साथ कहना चाहता हूं कि ठेला लगाने वाले के बच्चे को भी नौकरी मिली है, सब्जी बेचने वाली की बेटी केएस अफसर हुई है, जो जम्मू कश्मीर के लिए अकल्पनीय था। तो जो सरकारी पद रिक्त थे उनको हमने भरा है, पारदर्शिता के आधार पर भरा है, योग्यता के आधार पर भरा है। वो जमाना खत्म हो गया जब पर्चियों पर और सिफारिश पर यहाँ नौकरी मिला करती थी। अब दूसरा साधन क्या हो सकता है? तो मुझे लगता है कि दूसरा साधन है भारत सरकार की और जम्मू कश्मीर प्रशासन की सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की, स्वरोजगार की कई योजनाएं हैं जिनसे लोगों को रोजगार मिलता है। जैसे PMEGP, प्राइम मिनिस्टर्स एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर देश का सबसे छोटा हिस्सा है, 1% आबादी रहती है, एंड वी आर नंबर 1 इन द कंट्री इन PMEGP। वी आर अहेड ऑफ उत्तर प्रदेश एंड मध्य प्रदेश। इतना कम होने के बाद बड़ी संख्या में उसके कारण रोजगार मिलता है। और भी अनेक स्कीम है। हमने एक डिपार्टमेंट ही यहाँ बना दिया, मिशन यूथ। तो मुमकिन, परवाज, राइज टुगेदर, हौसला, अनेक स्कीम हमने शुरू की है। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव कुछ ही देर में यहां पर शुरू हो जाएंगे और पहले चरण का ये रण है। 24 सीटों पर मतदान होना है।